Hello everybody, I welcome you all to this wonderful platform of Foundation Agri classes. This course is about rainfed agriculture and watershed management. This course is presented by Saurabh Raj. This is the syllabus of this entire course. If you want, you can pause the video and read it once. Now let's discuss about the lecture plan of this course. We will complete this entire course in 13 lectures, which are mentioned on the screen. In lecture 1, we will be covering about introduction, types of rainfed agriculture and importance of rainfed agriculture. In lecture 2, we will talk about history of rainfed agriculture and watershed management in India. In lecture 3, we will be talking about problems and prospects of rainfed agriculture in India. And on lecture 4, 5, 6, 7 up to 13, we will be covering all the topics of this course, rainfed agriculture and watershed management. So hope it's clear to you how we will complete this course. If you want the notes of this lecture, for that you have to download our app. The link of our app is given in the description of this video. Just click on the link, download our app, create an account, and you will find your course. So let's start with lecture 1 of this course, which is introduction, types and its importance. Here it means rainfed agriculture and watershed management. So we will be talking about the introduction of rainfed agriculture. What is rainfed agriculture? Then we will talk about different types of rainfed agriculture, and we also will be discussing about the importance of rainfed agriculture in India. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट लाइवलीहुड सोर्स इन इंडिया. एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट लाइवलीहुड का सोर्स है इंडिया में, विथ नियरली 2/3 ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन इट. यानी कि लगभग 66% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए. रेनफेड एग्रीकल्चर इज़ एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर इटसेल्फ. इसमें कोई विचित्र बात नहीं है. जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम कोई बकेट में भर के पानी ला के क्रॉप को नहीं देता होगा, कोई आर्टिफिशियल इरिगेशन का सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा. उस टाइम जो क्रॉप लगाया जाता होगा वो कम्प्लीटली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट रहता होगा इरिगेशन के लिए. तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि रेनफेड एग्रीकल्चर भी एग्रीकल्चर जितना ही पुराना है, क्योंकि इनिशियल एग्रीकल्चर जो हम करते थे वो रेनफेड एग्रीकल्चर ही था. तो एग्रीकल्चर कितना पुराना है? आज से 10,000 साल पुराना है. तो रेनफेड एग्रीकल्चर भी कितना पुराना हो गया? आज से 10,000 साल पुराना हो गया. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ कि जो भी क्रॉप हम ग्रो करें वो कम्प्लीटली रेनफॉल पे डिपेंड हो, आर्टिफिशियल इरीगेशन की वहाँ कोई ज़रूरत ना हो, या फिर आर्टिफिशियल इरीगेशन जहाँ अवेलेबल ना हो. ऐसे एरिया में जो हम कल्टिवेशन करेंगे उसको बोलेंगे रेनफॉल एग्रीकल्चर. अगर हम रेनफॉल एग्रीकल्चर के डिफिनीसन की बात करें तो रेनफॉल एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स in regions that primarily rely on rainfall for irrigation rather than relying on irrigation system or water from rivers and canals. यानी कि रेनफेड एग्रीकल्चर एक क्रॉप कल्टीवेशन का एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें जो क्रॉप होता है वो प्राइमरली डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पर इरिगेशन के लिए. वो किसी भी इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, या फिर किसी भी रिवर और कैनाल के वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होता है. वो क्रॉप जो है वो फुली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होता है. तो उस क्रॉप कल्टीवेशन को हम बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर. रेनफेड एरिया जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि वहाँ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न होता है. वहाँ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न होता है, यानी कि किसी मंथ में जून में बारिश हो जाएगी, किसी मंथ में अगस्त में बारिश हो जाएगी. कभी जून में 2 दिन बारिश हुई, फिर पूरे जून बारिश ही नहीं हुई, फिर अगला बारिश जो है वो जुलाई में होता है. तो रेनफॉल का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जिस वजह से अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाना फार्मर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका यील्ड भी कम आता है रेनफेड एग्रीकल्चर में विद कंपेयर टू इरिगेटेड रीजन्स. सो हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल एरेबल लैंड यानी कि टोटल कल्टिवेबल लैंड कितना है इंडिया का? 143.8 मिलियन हेक्टेयर. यह है टोटल. इतने एरिया में इंडिया में कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. उसमें से 100 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो इरिगेशन नहीं है उस एरिया में, यानी कि 100 मिलियन हेक्टेयर पे हम रेनफेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं. और ये 50% से ज़्यादा है, लगभग 70% एरिया हो गया. तो इंडिया का टोटल इरीगेटेड एरिया कितना है? वो सिर्फ और सिर्फ 30% एरिया है. प्रिसाइजली अगर बात करें तो 30.5% एरिया में ही सिर्फ इरीगेशन अवेलेबल है. और वो एरिया वाइज कितना होता है?
43 गलती से आ गया, 43.8 मिलियन हेक्टेयर होगा, क्योंकि 100 तो यहाँ आ गया नेट इरीगेटेड में, तो बाकी बच गया 43.8%, तो वो आ जाता है इरीगेटेड एरिया में। यानी कि 43.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया में जो फार्मिंग हो रही है वहाँ इरीगेशन की फैसिलिटीज़, आर्टिफिशियल इरीगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इंडिया का मेजर पोर्शन जो है यानी कि 100 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वहाँ इरीगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ क्रॉप जो ग्रो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के भरोसे ही ग्रो करते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो यील्ड भी अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं हुई तो यील्ड भी अच्छी नहीं होगी। अब उस ऐसे एरिया जहाँ इरीगेशन अवेलेबल नहीं है उन एरिया को भी दो तरह से बांटा गया है। एक तो है ड्राईलैंड एरिया, दूसरा है रेनफेड एरिया। अब ये ड्राईलैंड एरिया किसको बोलेंगे और रेनफेड एरिया किसको बोलेंगे, ये भी जस्ट हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन वाले सेक्शन में। तो ड्राईलैंड एरिया कितना है, वह है 34.5 मिलियन हेक्टेयर। टोटल का 34.5 मिलियन हेक्टेयर, यानी 143.8 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिएबल या फिर कल्टिवेबल लैंड है। उसमें से 34.5 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो है ड्राईलैंड एरिया, और 65.5 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो है रेनफेड एरिया, और 43.8 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो है इरीगेटेड एरिया। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर जो एग्रीकल्चरल एरिया है, या फिर यह कहो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, उसको हम 3 कैटेगरीज में बांटे हैं, और इन तीनों कैटेगरीज का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस डिफिनीशन को हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे आगे। ये डिफिनीशन आप ऐप से नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार अगर मन हो तो। सबसे पहला 3 ग्रुप कौन कौन सा है, सबसे पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग, और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। तो अब तीनों को हम यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से। ये क्लासिफिकेशन दिया किस बेसिस पे गया है, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना हो रहा है और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितना है। ओके, तो 3 कौन कौन से हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग हम किसको बोलेंगे, ऐसा एरिया जहाँ की एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम हो, यानी कि पूरे साल भर का जो वर्षा है वो 750 mm से कम होगा। ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसा एरिया होगा जहाँ का रेनफॉल जो है पूरे साल का वो 750 से 1150 mm के बीच होगा, 750 से 1150 mm के बीच होगा। रेनफेड एरिया जो है वो ऐसा एरिया वहाँ पे रेनफॉल 1150 mm से ज़्यादा होगा, यानी 1150 mm से ज़्यादा रेनफॉल होगा पूरे साल में। क्रॉप फेलियर का चांस जो है वो यहाँ बहुत होता है। ड्राई फार्मिंग है जो रेनफॉल ही बहुत कम है, तो क्रॉप फेलियर बहुत होता है यहाँ पे। ड्राईलैंड फार्मिंग की अगर बात करें तो यहाँ क्रॉप फेलियर लेस फ्रिक्वेंट होता है, यानी कि कभी कभी होता है क्रॉप फेलियर, क्योंकि ऑप्टिमम रेनफॉल यानी कि इतना रेनफॉल है कि क्रॉप फेलियर एटलीस्ट ना हो, भले ही यील्ड कम आए बट क्रॉप फेलियर नहीं होता है। और रेनफेड एरिया में तो सफिशिएंट बारिश अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर का चांस नहीं होता है। और ड्राई फार्मिंग कौन से रीजन में होता है, एरिड रीजन में होता है। ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ होता है, वो सेमी एरिड रीजन में होता है, और रेनफेड फार्मिंग जो है वो ह्यूमिड रीजन्स में होता है। ग्रोइंग पीरियड की अगर हम बात करें तो ड्राई फार्मिंग वाले रीजन में यानी कि एरिड रीजन में हम ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिनका कि लाइफ साइकिल जो है वो 75 डेज से कम होता है, यानी कि 75 डेज में वो सीड सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट हो जाता है उस क्रॉप का। वैसे ही अगर ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करें यानी कि सेमी एरिड रीजन में जो फार्मिंग की जा रही है बिना इरीगेशन फैसिलिटी के, तो वहाँ जो क्रॉप्स लगाए जाएंगे उनका लाइफ साइकिल 75 to 120 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और रेनफेड फार्मिंग जो कि ह्यूमिड रीजन्स में किया जाता है, वहाँ जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनका लाइफ साइकिल 120 डेज से भी ज़्यादा का होता है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले क्रॉप्स को भी हम इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। मॉइस्चर कंजर्वेशन की ज़रूरत हमें ड्राई फार्मिंग में पड़ती है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, और अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए शॉर्ट इंटरवल पे तो हमें ड्रेनेज की भी ज़रूरत पड़ती है क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर पाने के लिए। और रेनफेड फार्मिंग में जैसा कि आपने देखा कि रेनफॉल ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें एक्सेस वाटर के डिस्पोजल यानी कि ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ेगी मेंटेन करने के लिए। तो इसी पॉइंट को अलग फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि समस्या क्या आती है, या फिर हमें एम्फेसिस कहाँ देना होता है, हमें फोकस कहाँ करना होता है। तो ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग दोनों, इसमें हमें क्या है कि सॉइल और वाटर दोनों ही के कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट फोकस करना होता है। अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो ड्राई फार्मिंग में हमें वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना होता है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में हमें सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन दोनों ही पे फोकस करना होता है। लेकिन हम जहाँ अगर रेनफेड एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ हम एक्सेस वाटर को किस तरह से हटाएं इस बात पे फोकस करना होता है, यानी कि ड्रेनेज पे फोकस करना होता है।
ये जो लिखा हुआ है डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर, इसका मतलब होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगला हम बात करें तो ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग दोनों में ही जो यील्ड होती है वो कम होती है, और रेनफेड फार्मिंग में रिलेटिवली यील्ड ज़्यादा होती है। बट रेनफेड में भी इरीगेटेड कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो यील्ड कम ही होगा। बट यहाँ इन तीनों के कंपेरेटिव हम स्टडी कर रहे हैं, तो ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग में सस्टेनेबल यानी कि काम चलाने पर यील्ड होता है, बट रेनफेड फार्मिंग में इन दोनों से ज़्यादा यील्ड होता है। इनपुट जो है वो यहाँ लिमिटेड यूज़ करते हैं। ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग दोनों ही में वाटर की स्कार्सिटी है, तो अगर पानी कम है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र बिना वाटर के यूज़ ही नहीं कर पाएगा प्लांट। तो इस वजह से हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब बहुत ही कम देते हैं। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स देते हैं तो यील्ड भी अच्छा आता है। विंड एंड वाटर इरोजन कॉन्स्टेंट्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग में विंड से भी इरोजन होता है और वाटर से भी इरोजन होता है। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ वाटर इरोजन से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो हम ड्राई फार्मिंग में सिंगल क्रॉप लेते हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग में सिंगल क्रॉप भी ले सकते हैं या फिर इंट्रा क्रॉप भी ले सकते हैं। रेनफेड फार्मिंग में चूँकि सफिशियंट वाटर अवेलेबल है तो हम डबल क्रॉप भी ले सकते हैं साल में, या फिर इंट्रा क्रॉप भी लेते हैं जनरली। ये तीनों रेनफेड एग्रीकल्चर का टाइप है। तो रेनफेड एग्रीकल्चर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो हम क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, कोई भी आर्टिफिशियल इरिगेशन हम नहीं दे रहे हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा पानी की स्कार्सिटी होगी। रेनफेड एग्रीकल्चर का ही एक ये टाइप है रेनफेड फार्मिंग। यहाँ देखो सफिशियंट वाटर अवेलेबल है, इनफैक्ट मोर देन यू नीड, वाटर इज़ अवेलेबल मोर देन यू नीड, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जितना पानी चाहिए उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है। इनफैक्ट वहाँ वाटर इरोजन ही एक प्रॉब्लम हो गया, वहाँ ड्रेनेज एक प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा पानी अवेलेबल है। तो रेनफेड एग्रीकल्चर का ये मतलब नहीं है कि पानी कम। रेनफेड एग्रीकल्चर का सिर्फ इतना मतलब है कि जो क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के वाटर पे डिपेंडेंट है, उसको कोई भी आर्टिफिशियल इरिगेशन से वाटर नहीं मिलने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखना है हमेशा। अभी ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 2 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला तो है ड्राईलैंड फार्मिंग, दूसरा है रेनफेड फार्मिंग। अब इसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, और इसी टेबल से अगर आपसे डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं बड़ा सिंपली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितना रेनफॉल होता है। तो ड्राईलैंड में जो है 800 से कम रेनफॉल होता है और रेनफेड में 800 से ज़्यादा रेनफॉल होता है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो है वो क्रॉप के लिए शॉर्टेज होती है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की ड्राईलैंड में, और रेनफेड में इनफ मॉइस्चर अवेलेबल होता है क्रॉप के लिए। ग्रोइंग सीजन की बात करें तो इसमें जो क्रॉप लगाएंगे उसका लाइफ साइकिल 200 डेज से कम में कंप्लीट हो जाएगा, और रेनफेड फार्मिंग में ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिसका लाइफ साइकिल 200 डेज से ज़्यादा में कंप्लीट होता है। ये 200 क्या लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम बात करें ग्रोइंग रीजन्स की, यानी कि कहाँ कहाँ ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, और सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन्स के अपलैंड एरियाज़ में भी ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, क्योंकि अपलैंड एरिया में रिलेटिवली कम रेनफॉल होता है। और रेनफेड की बात करें तो वो ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन्स में किया जाता है रेनफेड फार्मिंग। क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्राईलैंड में चूँकि कम पानी अवेलेबल है तो वहाँ सिंगल क्रॉप लेते हैं, या फिर अगर रेनफॉल अच्छा खासा हो रहा हो तो इंटर क्रॉपिंग भी ले सकते हैं। लेकिन रेनफेड फार्मिंग में चूँकि सफिशियंट वाटर अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हम इंटर क्रॉपिंग इनफैक्ट डबल क्रॉपिंग भी ले सकते हैं, यानी कि साल में 2 बार भी सोइंग कर सकते हैं। अब अगर हम कॉन्स्टेंट्स यानी कि क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पे उसकी बात करें तो ड्राईलैंड फार्मिंग में विंड और वाटर दोनों ही से इरोजन होता है, लेकिन रेनफेड फार्मिंग में चूँकि वाटर ही ज़्यादा है तो सिर्फ वाटर से इरोजन होता है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि हम तो ड्राईलैंड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है, तो पानी से इरोजन कैसे हो सकता है। तो अभी मैंने बताया ड्राईलैंड फार्मिंग के ड्राईलैंड एरियाज़ के कैरेक्टर में कि वहाँ रेनफॉल जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो रेनफॉल तो 800 mm से कम ही होगा, बट 2 दिन में ही हो गया, 3 दिन में ही हो गया, तो सॉइल में ज़्यादा पानी आ जाएगा और वाटर
से इरोजन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन भी आता है ड्राईलैंड एरियाज़ में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ड्राई फार्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर में कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो रूरल पॉपुलेशन है उसका 70% एरिया, रूरल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन जो है वो ड्राई फार्मिंग पे डिपेंड करता है। रूरल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन ड्राई फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट है, सक्सेस और फेलियर ऑफ क्रॉप्स पे। और सक्सेस और फेलियर ऑफ क्रॉप्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग जो है वो हम कंप्लीट 8 पॉइंट्स देखने वाले हैं। 8 पॉइंट्स में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्ट में, क्योंकि 60% कल्टिवेटेड लैंड जो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 70% एरिया, रूरल पॉपुलेशन जो है, रूरल पॉपुलेशन का 70% एरिया, और टोटल पॉपुलेशन यानी कि इंडिया का टोटल कल्टिवेबल जो एरिया है उसमें से 60% एरिया जो है वो ड्राईलैंड फार्मिंग पे डिपेंड, यानी कि रेनफॉल पे डिपेंड है। तो उस 60% एरिया से जो है 40% ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, और 60% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है वो 60% एरिया। तो 60% एरिया से कितना पॉपुलेशन को फूड मिल पा रहा है, 40% एरिया को। डेफिनेटली यील्ड कम है इसी वजह से। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो रेनफेड एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है 42% टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। एरिया कितना ऑक्युपाई किया है, 60%, और प्रोडक्शन कितना दे रहा है, 42%। डेफिनेटली कम प्रोड्यूस है। ऑयल सीड्स का 75% प्रोडक्शन जो है वो ड्राई फार्मिंग से होता है। 90% पल्सेस का प्रोडक्शन ड्राई फार्मिंग से होता है, क्योंकि इनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये ड्राई फार्मिंग रीजन्स में लगाए जाते हैं इंटेंशनली। और अप्रॉक्सीमेटली 70% कॉटन जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो ड्राई फार्मिंग रीजन से ही प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करना रिलेटिवली ईजी होता है ड्राई फार्मिंग रीजन्स में। अगर हम राइस की बात करें तो उसको ड्राई रीजन्स में यानी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और क्रॉप फेल्यूर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे क्रॉप्स जो ज़्यादा वाटर रिक्वायर करते हैं उनको ड्राईलैंड रीजन में अगर लगाएंगे तो क्रॉप फेल्यूर का चांस बहुत बढ़ जाता है। बट ये ऑयल सीड्स, पल्सेस, इनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसका मेजर पोर्शन जो है वो ड्राई फार्मिंग रीजन से ही आता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो इस 1 बिलियन के पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए अपना जो 60% ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कर रहे हैं अपन, तो उस 60% से हमको 60% ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड भी जनरेट करना होगा। अभी कितना मिल पा रहा है, 60% एरिया से 40% पॉपुलेशन के लिए फूड जनरेट कर पा रहे हैं। बट अपना एम क्या है कि 60% एरिया से हम 60% पॉपुलेशन के लिए फूड जनरेट कर पाएँ बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने को क्या है कि डेवलपमेंट एंड रिसर्च दोनों ही फील्ड में काम करना होगा, और काम दोनों ही फील्ड में चल रहा है। अब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो मोर देन 90% ऑफ द एरिया जो है वो सॉर्गम कल्टीवेशन का जो एरिया है वो रेनफेड एग्रीकल्चर वाले रीजन में ही है। ग्राउंडनट और पल्सेस का भी सेम कंडीशन है, यानी कि सॉर्गम, ग्राउंडनट और पल्सेस का जो कल्टीवेशन होता है वो 90% उनके कल्टीवेशन का एरिया कौन सा है, रेनफेड रीजन ही है। उसी तरह से 82 to 85% मेज कल्टीवेशन का एरिया और चिकपी कल्टीवेशन का एरिया कहाँ है, रेनफेड रीजन्स में है। 78% एरिया जो है कॉटन प्रोडक्शन का वो रेनफेड रीजन में ही है। अप्रॉक्सीमेटली 65.8% रैपसीड और मस्टर्ड का जो कल्टीवेशन होता है वो रेनफेड एरिया में ही होता है। 62%, 44% और 35% एरिया राइस, बार्ले और वीट के कल्टीवेशन का रेनफेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि रेनफेड एरियाज़ में राइस, बार्ले और वीट का 62, 44 एंड 35% कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो 3 हेक्टेयर ड्राईलैंड से हम उतना ही ग्रेन प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना हम 1 हेक्टेयर इरीगेटेड कंडीशन से प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया का मेजर पोर्शन
60-65% एरिया जो है कल्टिवेबल एरिया का 60-65% ड्राई फार्मिंग रीजन ही है। और ड्राई फार्मिंग रीजन में प्रोड्यूस हमें कितना कम मिल रहा है, देखो 1 हेक्टेयर इरीगेटेड कंडीशन में जितना प्रोड्यूस मिलेगा उतना 3 हेक्टेयर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से हमको प्रोड्यूस मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोड्यूस के लिए हम ज़्यादा एरिया तो एग्रीकल्चर के अंदर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और भी रन करने हैं और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके लिए हाउस बिल्डिंग वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो एरिया तो एग्रीकल्चर का और कम ही होगा, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो इससे हमें दूसरा क्या ऑप्शन बच जाता है कि हम इस लिमिटेड एरिया में प्रोड्यूस बढ़ाएं, पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिफरेंट एग्रीकल्चरल इनपुट्स का यूज़ करके। यही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर पाने के लिए। तो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है रेनफेड एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस। हमें रेनफेड एग्रीकल्चर वाले एरियाज़ में काम करना है कि हम कैसे वहाँ का प्रोड्यूस बढ़ा सकें। अब देखो इरीगेटेड एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो रहा है, वहाँ पे सैलिनिटी बिल्डिंग हो रही है, वाटर टेबल जो है वो बढ़ रहा है। इस वजह से प्रेजेंट टाइम में अपने को क्या है कि ड्राई लैंड एरियाज से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है लैंड वाटर उनके कंजर्वेशन पे भी काम करना है। तो अल्टीमेटली हमें स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है ताकि जो हमारा फ्रेजाइल ड्राई लैंड इकोसिस्टम है, यानी कि जो बड़ा ही जल्दी अपने यील्ड को लॉस कर देता है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं है, तो उसको हमको एक स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम में डेवलप करना है। उस ग्रे एरिया को जहाँ कम खेती हो रही है उसको ग्रीन एरिया में बदल देना है जहाँ कंप्लीट खेती हो सके थ्रू आउट द ईयर। तो कैसे हम ये कर सकते हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको इम्पोर्टेंस ही पता चल रहा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एरियाज जो है वहाँ पे ग्रेट पोटेंसी है, यानी कि बहुत कैपेबिलिटी है वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री लगाने का, सोशल फॉरेस्ट लगाने का, हॉर्टी सिल्वी पास्चर सिस्टम इस्टेब्लिश करने का, या फिर कोई और सिमिलर अप्रोच करने का। क्योंकि ये अप्रोच या फिर ये जो हम सिस्टम लगाएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री सोशियो फॉरेस्ट्री से ना सिर्फ फूड और फ्यूल मिलेगा लोकल कम्युनिटीज़ को और लाइव स्टॉक को फॉडर मिलेगा, जबकि ये कंट्रीब्यूट करेंगे इकोलॉजिकल मेंटेनेंस में, सूटेबल वेजिटेटिव कवरेज भी देंगे उस ड्राई लैंड एरियाज़ को। यानी कि ये सब लगाने पे वहाँ थ्रू आउट द ईयर ग्रीनरी मेंटेन रहेगी। अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ हम सिंगल क्रॉप ही ले सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर कोई एक ही क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, यानी 3-4 साल अपना वहाँ पे कल्टीवेशन होगा, बाकी टाइम वो ज़मीन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उसके जगह पे अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, वहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं, तो वहाँ थ्रू आउट द ईयर ग्रीनरी भी बनी रहेगी, वहाँ के लोकल लोगों को फूड और फ्यूल भी मिलता रहेगा, और वहाँ जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो रहा होगा उसके लिए फॉडर भी मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है ड्राई फार्मिंग का। सो ये 8 पॉइंट में अपने लास्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ अकाउंट क्रिएट करते ही आपको ये कोर्स दिख जाएगा। सो इफ़ यू हैव enjoyed this lecture then do subscribe the channel and like the video and share the video with your friends. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.